अगेन इस चैप्टर का जब कभी भी टेस्ट होगा कॉलेज में या क्लास में कहीं पे भी, और अगर 4 मार्क का या 3 मार्क का कोई क्वेश्चन पूछना है सेक्शन सी और डी में, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉलेज में भी ये पूछे जाते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक मिनट, इधर गलती से इक्वल इक्वेशन लिखने का आदत है, तो इक्वल गलती से मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया था, बट इनफैक्ट आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको x दिया हुआ है, कितना x दिया हुआ है, 2 + 3 आयोटा, इतना x दिया हुआ है। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जिनका मैथ्स ठीक ठाक है वो लोग ये सोचेंगे कि हमें x³ - x² + x + 46 की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें अननोन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम x है कि नहीं, और सामने x तो दिया हुआ है, तो फिर x अगर इधर पुटअप कर देंगे तो हो गया खत्म, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा। मैं भी एग्री करता हूँ, बट जो वैल्यू जो x पुटअप करने के बाद जो आएगा उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम जाएगा। कैसे, इधर x है राइट, तो x का मतलब 2 + 3 आयोटा, और 2 + 3 आयोटा का क्या है, यहाँ पे क्यूब है, तो तुमको a + b का होल का क्यूब लगाना पड़ेगा। इधर 2 + 3 आयोटा का क्या, स्क्वायर, फिर इधर 2 + 3 आयोटा, तो फिर उसको सिंप्लीफाई करने में बहुत टाइम जाएगा। इसलिए तुम लोग वैसा करो जैसा मैं तरीका बता रहा हूँ, ये एक मेथड है, अगर तुम ये मेथड भूल गए तो शायद तुम्हारा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो मेथड याद रखो जो मैं बताने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले क्या करो, जो x दिया हुआ है उसको कंसिडर करो। क्या है, x = कितना है, 2 + 3 आयोटा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, वो निकाल के देता हूं मैं, तुम बस मेथड को फॉलो करो, लिखना मत कुछ, इसको ध्यान दो, लिखने के लिए टाइम दे दूंगा। x + 2 x = 2 + 3 आयोटा, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब जो जिसमें आयोटा नहीं है ना उनको x वाले साइड में लेके जाओ। क्यों, मतलब क्यों मत पूछना, सबसे लास्ट में जब मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके हो जाएगा उसके बाद देखना कि आपको समझ में आया है कि नहीं। अभी कुछ नहीं, अभी बस प्रोसेस फॉलो करो। तो 2 को लेफ्ट में भेज दो, तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि उसमें आयोटा नहीं है, तो x - 2 = कितना आएगा, 3 आयोटा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तुम बोलोगे अगेन क्यों, क्योंकि मैं आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो -1 आएगा और आयोटा हट जाएगा, इसलिए मैं दोनों तरफ का क्या करूंगा, स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा x - 2 का होल का स्क्वायर, ये 3 आयोटा का होल का स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट का होल का स्क्वायर है, बीच में कौन साइन है, माइनस, तो यहां पे लगेगा आपको a - b का होल का स्क्वायर। ठीक, तो आएगा a² - 2ab + b²। ठीक, आगे 3 आयोटा का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, आयोटा का स्क्वायर -1, तो x² - 4x + 4, और ये आगे कितना आएगा, -9, -9 को अगेन इधर ले लो, x² + 4x + 4, -9 लेफ्ट में आया तो +9, -9 राइट, = कितना आएगा, 0, और मुझे मिल जाएगा यहाँ पे x² - 4x + 30 = 0। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके लिए। तुम बोलोगे क्यों, देखते जाओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप लोग 9th स्टैंडर्ड में जब थे तो वहां पे पॉलिनोमियल करके एक चैप्टर था जिसमें डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल था, याद आ रहा है कि कुछ भी याद नहीं, तो अब आपको यहाँ पे वो डिवीजन यहाँ पे करना है। तुम बोलोगे कौन किसको डिवाइड करेगा और क्यों करेगा, मैंने तुम्हें बोला है जब तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं होता तब तक क्यों मत बोलना, तब तक मैं जो फॉलो सिखा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि वो देख लो। अब आपको करना क्या है, वो डिवीजन वाला प्रोसेस चालू करना है। अब डिवीजन वाला प्रोसेस चालू करने के लिए कौन किसको डिवाइड करेगा, तो सिंपल है, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको आप डिवाइड करने वाले हो, मतलब आपका डिविडेंड है। ठीक है, और इसको डिवाइड कौन करेगा, तो ये जो अभी अभी आपने एक्सप्रेशन लाया ये आपको डिवाइड करेगा, मतलब कौन, x² - 4x + 13, मतलब ये आपका डिवाइजर है, अरे या नहीं, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे, राइट। अब डिवाइड करना प्रोसेस सब जानते ही है, तो इससे डिवाइड कर रहे हो तो रख दो उसको, x² - 4x + 13 लिख दिया, ओके। अब आपको याद होगा ये हम लोग कैसे करते थे 9th स्टैंडर्ड में, कि इधर x³ है राइट, तो इधर भी क्या आना चाहिए, x³, पहला टर्म एग्जैक्ट सेम होना चाहिए,
तो इसको x क्यूब करने के लिए उसको एक x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो x क्या है इधर पहले से बोलो x स्क्वायर। तो अगर इस x स्क्वायर को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं x के पावर 1 से, तो ये x स्क्वायर इंटू x कितना हो जाएगा x क्यूब। आता है ना आपको ये? मल्टीप्लाई हर एक को करना है। हाँ, फिर इस x को भी इस x से मल्टीप्लाई करूंगा तो x का, और x से 13 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 13x। आपको ये भी पता होगा इधर कंपलसरी माइनस लिया जाता है, चॉइस नहीं है, नो चॉइस, माइनस ही लिया जाता है। तो अब मुझे बताओ ये माइनस और इधर कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 प्लस माइनस, इधर x का क्या है क्यूब है, और इधर अभी नया साइन देखने का, ये क्या है माइनस एक्स क्यूब, राइट। तो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। फिर मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे माइनस है और इधर नया साइन क्या है प्लस, माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला जाएगा 3x स्क्वायर, और जो बिगर है उसका साइन लगेगा, उसका साइन प्लस है। फिर उसके बाद इधर एक x है, राइट, एक है ना x इधर, और इधर 13 है, तो ये प्लस है और ये नया साइन देखने का, पुराना साइन नहीं देखने का। तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन, तो 13x में से एक x गया 12x और माइनस, और आगे जो 46 जो है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहां तक समझ में आया। अब अगेन जब ये डिवीजन प्रोसेस चलता रहेगा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, या फिर कांस्टेंट नहीं आ जाता, या जब तक x नहीं हटता, तो फिर वापस ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 है, तो इसको वापस से इधर रख दो। अरे तो आपको पता है कि डिवीजन का रूल ऐसा है कि पहला टर्म बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो इधर एक्स स्क्वायर है तो इधर क्या नहीं है 3 नहीं है, तो आप क्योंकि 3x स्क्वायर तो ये भी 3x स्क्वायर होना चाहिए, तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट 3 का साइन इधर प्लस है, इसलिए इधर भी आपको प्लस 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसे प्लस 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3x स्क्वायर, 3 4 12x, और 13 इंटू 3 कितना हो जाएगा 39। आपको पता है इधर बीच में कंपलसरी, तो ये माइनस होगा, ये माइनस माइनस प्लस, उल्टा कर देंगे, माइनस प्लस माइनस। अब बताओ ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, ये माइनस 12x और ये प्लस 12x अगेन सब्ट्रैक्ट, और 46 और ये माइनस 39 है नया साइन, कितना है यहाँ 7, वो भी प्लस, जो बड़ा है उसका साइन बराबर है। अब जो रिमाइंडर है उसमें x है क्या नहीं, तो फर्दर और डिवीजन पॉसिबल नहीं है। अब आप सब जानते हो कि हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। आपको याद है मैंने वो पावर वाला सिखाया था, क्वोशिएंट इनटू रिमाइंडर, सॉरी क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अरे हाँ या नहीं? ठीक है, तो बोलो किसको डिवाइड किया आपने डिवाइड किया एक्स क्यूब, अरे डिविडेंड कौन है तुम्हारा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46, इसको डिवाइड किया ना कि नहीं किया बराबर। तो इसको डिवाइड किया तो कैसे लिखा जाता है बोलो, अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे आगे बोलो, क्वेश्चन इनटू डिवाइजर। क्या है क्वेश्चन आपका x प्लस 3, डिवाइजर क्या है आपका बोलो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13, एग्रीड, और प्लस रिमाइंडर कितना है वो 7। क्लियर है यहां तक? बट सबको पता है इधर आंदो, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 का मतलब क्या है 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, तो ढूंढो कहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 है, तो वहां पे क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, प्लस कितना आएगा 7, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, आगे कितना आया 7, आंसर इज, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 46 की वैल्यू कितनी आई 7 आई। इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी, कितनी आई वो वैल्यू 7। हमेशा वो रिमाइंडर ही आने वाला है हमेशा, नहीं समझा? तो वापस से बोलो, जो गिवन होता है x की जो वैल्यू होती है उसमें क्या करते हैं, जिसमें भी आयोटा नहीं उसको एक तरफ, जिसमें आयोटा दूसरी तरफ, दोनों तरफ का क्या करेंगे स्क्वायर, आयोटा हटाने के लिए
जो इक्वेशन आएगा उससे जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तुम में से कोई ये बोलता है हमें ये नहीं आता, तो भाई तू 9th में जा, मैं तेरे को कुछ नहीं करवा सकता। सो ये डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करने के बाद हम लोग उसको उसकी फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या फॉर्मेट में? डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस फिक्स है ये। तो डिवाइजर की वैल्यू हमेशा कितनी रहने वाली है? 0, हमेशा ही रहने वाली। डिवाइजर की वैल्यू इक्वल टू 0, तो इधर 0 पुट करेंगे, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज, और बचेगा कौन? हाँ, जो रिमाइंडर जो आया है लास्ट में वो बचेगा रिमाइंडर, और वो आपका आंसर आने वाला है। अरे आया नहीं, हर बार यही होने वाला है। ठीक है, चलो अभी एक और करते हैं हम लोग ऐसा, और फिर लिख लेना चाहिए। तो वन मोर। देखो 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, फाइंड द वैल्यू। ठीक है, एंड इफ x इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा, 25 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा। सबसे पहले x इज इक्वल टू 25 अपॉन 3 माइनस 4 आयोटा है ना, तो आपको पता है आयोटा को हटाना पड़ेगा। दिक्कत ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर या आयोटा डिनोमिनेटर में आया है। तो मैंने तुमको लॉजिक समझाया है कि जब भी आपको नीचे क्या दिखे कॉम्प्लेक्स नंबर, सीधा एक काम करो, ऊपर पहले उसका कॉन्जुगेट लिखो डायरेक्ट। ऊपर क्या लिखने का? और नीचे लिखने का रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, डायरेक्ट सॉल्यूशन ही। जब भी डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। न्यूमरेटर में उसका क्या लिखने का? और डिनोमिनेटर में रियल पार्ट प्लस, रियल पार्ट मतलब जिसमें आयोटा नहीं है, और इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आयोटा के। ये मैंने तुम्हें सेकेंड लेक्चर में इसका लॉजिक समझाया था। ठीक है, आप में से जिसको याद नहीं, जो लेक्चर में नहीं था, वो वीडियो देख लो भाई। तो अब आगे क्या आएगा? ये 25 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, नीचे 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9, माइनस 4 का स्क्वायर कितना आएगा? 16। तो x इज इक्वल टू 25 प्लस 3, सॉरी 25 इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, और नीचे 9 प्लस 16 कितना होता है? 25, है ना? 25 x इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब अभी मैंने क्या समझाया था तुमको कि जिसमें भी आयोटा नहीं उसको एक तरफ करो। तो x माइनस 3 प्लस 3 लेफ्ट में आएगा तो माइनस 3, और राइट में क्या आएगा? 4 आयोटा। अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, पिछली बार जो किया था, हर बार ऐसा ही करेगी, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा? ये x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आयोटा का स्क्वायर, a माइनस b का स्क्वायर लगेगा यहाँ पे। a माइनस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1। दोबारा से a माइनस b का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू माइनस 16, वो इधर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x 9 प्लस 9 माइनस 16 इधर आया तो प्लस 16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अरे हाँ या ना? ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो आपका डिवाइजर बनने वाला है। अब ये डिवाइड करेगा उसको जिसकी हमें क्या निकालनी है? वैल्यू। चलो तो शुरू करेंगे। तो बोलो कौन है वो? 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 44x प्लस 27, राइट? डिवाइजर ये जो अभी अभी आया कितना है वो? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। अब आपको प्रोसेस पता है, जिससे डिवाइड करना है उसको एज इट इज पहले इधर लिख दो। ठीक है, अब बताओ, इधर x का क्या है? क्यूब है, तो इधर भी x का क्या चाहिए? क्यूब। तो एक x कम पड़ रहा है, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। साथ साथ में इधर x क्यूब के साथ कौन है? 2 है, तो इधर भी क्या चाहिए? 2। तो फिर 2 और x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे? 2 और x से। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर 2 आएगा, और x से मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब आएगा। इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 है ना, 12 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, और x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर हो जाएगा। और इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x आएगा, राइट? हमेशा की तरह आपको पता है चॉइस तो है नहीं कि इधर बीच में कंपलसरी क्या रहेगा? माइनस। इधर भी
माइनस, इधर प्लस, इधर माइनस। अब नए साइन को देखना, पुराने साइन को मत देखना। ये प्लस 2x³ माइनस 2x³ सब्ट्रैक्ट, ये 12x² है, ये 11x² है, ये माइनस है और ये प्लस है, सब्ट्रैक्ट होने वाले। तो 12 में से 11 गए, एक x², वो भी बड़ा, 12 का साइन बड़ा है, वो प्लस है, तो ये इधर प्लस। अच्छा, फिर उसके बाद 44x, इधर x का पावर 1 है, इधर भी x का पावर 1 है, ये प्लस और इधर क्या है माइनस, सब्ट्रैक्शन होगा। तो 50x में से 44x गए, कितने x? 6x और भी माइनस, अरे है नहीं। और उसके बाद ये 27 अकेला, इधर कुछ नहीं है, तो इधर 27 वैसे रहेगा, समझे कि नहीं? अच्छा, अब आगे वापस से लिख दो, x² माइनस 6x प्लस 25, क्लियर? यहां तक लिख दिया। अच्छा, अब वापस से इधर x², इधर भी क्या है x² है, बिल्कुल सेम है ना? तो किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत, जब किसी से मल्टीप्लाई नहीं करते तो 1 लेते, कितना लेते कि नहीं पता? सो ये माइनस, तो इधर क्या आएगा माइनस प्लस माइनस, x² माइनस x² सब्ट्रैक्ट, माइनस 6x प्लस 6x भी सब्ट्रैक्ट, 27 में से 25 गया, कितना है 2, और मैं बोलता हूँ यही आंसर है, इसका आंसर 2 ही आने वाला है, इसकी वैल्यू जो है वो क्या है 2 है। बट ऐसा डायरेक्टली नहीं लिख सकते, लिख के दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में 0 दे देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, डिवाइजर, जिसको हमने डिवाइड किया, कौन है वो, 2x³ माइनस 11x² प्लस 44x प्लस 27 इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे क्वेश्चन, क्या है वो 2x प्लस 1 इंटू डिवाइजर, कौन है वो x² माइनस 6x प्लस 25 और प्लस रिमाइंडर कितना है वो 2, तो ये 2x प्लस 1 है ना। अब आप देखो जो आपका डिवाइजर है x² माइनस 6x प्लस 25, उसकी वैल्यू है कितनी, तो आगे इधर 0 लगेगा, इधर 2, 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग इज 0, हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 2, वही मैं बोल रहा था, जो रिमाइंडर होता है वही आपकी क्या होती है आंसर होता है। बोल नहीं समझा, आंसर गया। अच्छा, तो अभी तुम इसको देख के ये सॉल्व करो, चलो इसको बाद में लिखना, बट इसको देख के रेफर करो और इसको सॉल्व करो, चलो। फाइंड वैल्यू ऑफ x³ माइनस x² माइनस x प्लस 22 if x is equal to 5/1 minus 2 iota, x is equal to 5/1 minus 2 iota था, तो आपको पता है कि 5/1 minus 2 iota जो है, ये 1 नीचे का 1 minus 2 iota को क्या करेंगे, तो 5 को वैसे रखेंगे, 1 minus 2 iota का ऊपर लेंगे कॉन्जुगेट और नीचे लेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोबारा उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। अरे ऐसे ही होगा ना, नीचे का कॉन्जुगेट लिया ऊपर और नीचे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, तो 5 इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 5, 5 कैंसल, एक्स इज इक्वल टू कितना आया 1 प्लस 2 आयोटा, 1 इस तरफ आएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 आयोटा, स्क्वायर करो, x माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, फिर a माइनस बी का होल का स्क्वायर लगा, वो आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab, a मतलब x, b मतलब 1 प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ आगे माइनस 4, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और माइनस 4 लेफ्ट में ले आए तो प्लस 4, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। डिवाइजर ऐसा कितने लोगों का आया, तो आगे कौन डिवाइड कौन करेगा, घर वाले करेंगे, हाँ। तो फिर किसकी वैल्यू निकालनी थी, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22, x³ प्लस x² माइनस x प्लस 22 और x² माइनस 2x प्लस 5, तो x² माइनस 2x प्लस 5 कंपल्सरी माइनस, और अब x से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इधर x³ है, तो x से मल्टीप्लाई करो तो इधर हो जाएगा x³ x² 5x, इधर क्या आएगा, फिर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस, इधर आएगा माइनस प्लस माइनस,
ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी प्लस एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस एक्स है और ये माइनस 5x है। नया साइन देखने का, माइनस माइनस ऐड होगा, टोटल हो जाएगा 6x, और जो बिगर है उसका साइन लगेगा, 5x इज बिगर तो माइनस 6x, और आखिर में 22 बचा, उसको वैसे रहने दो। फिर इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, तो इधर एक्स स्क्वायर के साथ 3 है, तो फिर इधर भी किस लेना पड़ेगा 3, तो 3x स्क्वायर 6x, 3 5 15, फिर इधर कंपलसरी माइनस, तो ये क्या होगा माइनस प्लस माइनस, उल्टा होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये माइनस है और ये प्लस है, अगेन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 6x प्लस 6x, 22 में से 15 गया कितना आएगा 7, वो भी पॉजिटिव क्योंकि 22 बड़ा है, तो आंसर 7 आने वाला है। कितने लोग आंसर 7 आया? ओके, और फिर ऐसा लिख के दिखाना, डिविजन इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर। हाँ, और हमें पता है ये 0 ही होता है, so 0 एनीथिंग इज 0, 0 प्लस 7 इज 7, हो गया, समझा क्या? चलो एक और करो अभी। फोर्थ तुम लोग होमवर्क रखोगे, फिफ्थ यहां कर लेंगे हम लोग। क्या है फिफ्थ? देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ 2x रेज़ टू द 4 प्लस 5x क्यूब माइनस प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, और आपको बोला है इफ x इज इक्वल टू -2 माइनस √3 आयोटा। ओके, तो क्या गिवन है आपको? तो x इज इक्वल टू -2 माइनस √3 आयोटा। इजी क्वेश्चन ही है क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई ये नहीं है, क्या नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है ना, तो इजी है। -2 को लेफ्ट में ले लो, +2 हो जाएगा, और आगे रह जाएगा √3 आयोटा, तो दोनों तरफ का स्क्वायर करो, तो ये आएगा x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस √3 आयोटा का भी स्क्वायर, तो ये आएगा a प्लस बी का होल का स्क्वायर, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि a b x है और b 2 है, तो 2ab प्लस b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और सामने आएगा -3, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, -3 लेफ्ट में आएगा तो +3, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया आपका डिवाइजर। अब इसको डिवाइड कर दो, आप लोग इससे डिवाइड कर दो, किसको डिवाइड करो, 2x का पावर 4 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 41, और ये है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 लिख दिया। अब मैं देख पा रहा हूं कि इधर x का पावर 4 है, इधर x का पावर 2 है, तो इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही ये x रेज़ टू द 4 होगा, और साथ में इधर 2 है तो इधर भी क्या लेंगे 2, तो ये x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इधर x का पावर क्या होगा 4, और साथ में इसके 2 है, ये x स्क्वायर है और ये x का पावर कितना है 1, ये 2 और ये 1 कितना हुआ 3, तो x क्यूब हो गया, और 2 4 जा कितना हुआ 8, और ये x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करेगा तो इधर x स्क्वायर आएगा, और 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14। फिर साइन चेंज करना पड़ेगा, इधर कंपलसरी माइनस होता है, इधर माइनस आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, तो ये 2x रेज़ टू द 4 है, ये भी 2x रेज़ टू द 4 है, ये क्या है माइनस है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। फिर ये x क्यूब है, ये भी x क्यूब है, सॉल्व हो जाएंगे, ये प्लस है और ये माइनस है, सब्ट्रैक्ट होंगे, 8 में से 5 गए कितने आएंगे 3x क्यूब, वो भी माइनस, क्योंकि जो बड़ा है उसका साइन लग जाता है, बड़ा 8 है उसका साइन माइनस है। उसके बाद ये x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, ये प्लस है और ये
माइनस है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। 14 में से 7 गए 7x², और दोनों में से जो बड़ा है, बड़ा 14 है, और उसका साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लग जाएगा। और आखिर में जो सॉल्व नहीं हुए थे, मतलब जिनके साथ कुछ नहीं हुआ था, वो वैसे रहेंगे। ठीक है, अब दोबारा जो आपका डिवाइजर है वो एज इट इज रख दो, हर बार ऐसे ही होता है। ओके, अब मैं देख पा रहा हूं कि इधर x³ है और इधर x का क्या है, स्क्वायर है, तो हमें एक x लगेगा, है ना। बट साथ साथ में इधर -3 है, तो इधर भी क्या लगेगा, -3, सेम आना चाहिए। तो इसके साथ में क्या लेंगे, -3 भी लेंगे, तो -3x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या आएगा, -3, और x से मल्टीप्लाई किया तो उसका क्या होगा, क्यूब। उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई किया इधर, -3 × 4 कितना होगा, -12, और ये x और x क्या होगा, x², और -3 से इधर मल्टीप्लाई किया तो -21, और साथ में x है तो इधर x। ठीक है, अब साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको, भूलना मत। इधर कंपलसरी क्या होता है, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो नए साइन लिख दिया हमने। तो बोलो ये क्या है, -3x², और ये क्या है, +3x², प्लस ना, नया साइन देखना होता है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है और ये क्या है, प्लस, नया साइन, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, 12x² में से 7x² के कितने, 5x², और प्लस है तो बड़ा साइन वही है। 21x ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, 21 में से एक गया, कितना आया, 20x, और जो बिगर है उसका साइन लगेगा, बिगर प्लस है, और अब आखिर में कौन है, +41। उसके बाद वापस से x अभी भी बचा हुआ है इधर, तो डिवीजन अभी भी कंटिन्यू चलेगा, x² + 4x + 7। तो मैं देख रहा हूं कि इधर x², इधर भी x² है, बस 5 नहीं है, वो भी +5, तो +5 लेना पड़ेगा, तो ये आएगा 5x², 5 4 = 20, 5 7 = 35। साइन चेंज करने पड़ेंगे, ये माइनस, तो ये माइनस माइनस माइनस, +5x² - 5x² सब्ट्रैक्ट, ये भी सब्ट्रैक्ट, +20x - 20x, और 41 में से 35 किया कितना आएगा, 6, बड़ा ये है, उसका साइन प्लस है तो प्लस रहेगा। अरे आया नहीं, तो ये हो गया आपका आंसर, सॉल्व हो गया। कितने लोग आ गया खुद से ही, हाँ। सो बोलो क्या आएगा ये, 2x⁴ + 5x³ + 7x² - x + 41 इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 2x² - 3x + 5 इंटू डिवाइजर x² + 4x + 7, और प्लस आपका रिमाइंडर कितना है वो, 6। सो 2x² - 3x + 5, डिवाइजर की वैल्यू 0 है। ठीक है, आवाज आ रहा है पीछे। सो x² + 4x + 7 की वैल्यू 0 है, लिख दी 0, प्लस आगे 6, तो ये पूरा मल्टीप्लाई बाय 0 है तो 0 रहेगा, और आगे 6 है, 0 + 6 = 6, तो आपकी वैल्यू ऑफ दिस इज 6। हेड आउट, आंसर गया है। ओके, काफी इजी सा क्वेश्चन है, 3 या 4 मार्क के लिए आपको आ जाएगा ये। ठीक है, लिखना है तो लिख लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सो अर्गेन्स डायग्राम, या इसका दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है आप में से जो लोग भी जेई सीईटी अपियर कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो एंट्रेंस एग्जाम के तरीके से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, अर्गेन्स डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन, तो बहुत ही सिंपल है ये वैसे। तो क्या होता है अर्गेन्स डायग्राम, तो आपको पता है कि अगर मैं सपोज मैं आपको एक एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दूं, और कोऑर्डिनेट है 3,4, तो आप लोग इस कोऑर्डिनेट को प्लेन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप प्लॉट कर सकते हो उसको, जैसे कि x भी पॉजिटिव y भी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो मान लो ये 1 है, 2 है, 3 है, 1 2 3 और 4, तो यहाँ कहीं पे तो वो प्लॉट हो जाएगा। बस यही काम करना है आपको, बस ये काम आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट एज्यूम करके
आपको उसको रिप्रेजेंट करना है इन अ प्लेन, राइट। उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक। तुम बोलोगे सर समझा नहीं, 2 मिनट इधर ध्यान दो। तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। हमें सबको पता है कि a और b रियल नंबर होते हैं और आयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है, स्पेशल इमेजिनरी नंबर -1, अंडर रूट ऑफ -1। आपको क्या करना है, तो z जो है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करना है। तो लेट z इज डिनोटेड बाय पॉइंट p इन अर्गेंस प्लेन, ठीक है, या फिर अर्गेंस प्लेन को दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस पॉइंट से डिनोट किया, पॉइंट p। अब एक काम करो, ये p के कोऑर्डिनेट लिखो। तुम बोलोगे सर p के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, तो p के कोऑर्डिनेट होते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कॉमा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये उसके कोऑर्डिनेट होते हैं। तुम में से कोई बोलेगा सर इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ए और इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब बी। बेसिकली जिसके साथ आयोटा नहीं है वो, और जो आयोटा के साथ है वो, ठीक है, आ गए वो। अच्छा, अब इन दोनों को डिनोट कर दो अर्गेंस प्लेन में। अब अर्गेंस प्लेन क्या होता है, तो बड़ा सिंपल है। अर्गेंस प्लेन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जगह पे क्या होता है, इधर ध्यान दो। अर्गेंस प्लेन में एक्स एक्सिस के जगह पे होता है रियल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, रियल एक्सिस, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस। तुम बोलोगे समझा नहीं, आपको बोलना क्या है, सिंपल है। जो रियल पार्ट होता है, मतलब जो नंबर रियल नंबर होता है, बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होता है वो आप लोग एक्स एक्सिस पे दिखाओगे या फिर रियल एक्सिस पे दिखाओगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो कौन सा एक्सिस पे दिखाओगे, इमेजिनरी एक्सिस पे दिखाओगे। नॉर्मल प्लेन में जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स लेते हैं और इसको वाई लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स प्लेन में इतना ही अलग है कि इसको रियल लेते हैं और इसको, क्योंकि हमारे पास एक रियल पार्ट होता है और एक रियल पार्ट है, इस वाले एक्सिस पे आएगा, इमेजिनरी पार्ट इस वाले एक्सिस पे आएगा। मान लो ये आपका ओरिजिन है और यहाँ कहीं पे ए आता है और यहाँ कहीं पे बी आता है, ठीक है। तो बी को, ए को हमने ऐसा ले लिया, बी को ले लिया, और यहाँ पे रहेगा पी ए कॉमा बी। और ये जो तुम्हारा मतलब लाइक ये जो तुमने प्लॉट कर दिया है, ऐसा प्लॉटिंग जो है, इसको बोलते हैं अर्गेंस, क्या बोलते हैं, अर्गेंस डायग्राम। 2 मिनट के लिए इधर ध्यान दो, मुझे इसमें और भी कुछ बोलना है, बट उसके पहले तुम लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ सो दैट आपको थोड़ा इजी लगे। तो सपोज मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि 3+4 या 3-4 आयोटा, ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो उसके पॉइंट क्या बनेंगे, बोलो, उसके पॉइंट बनेंगे 3, -4। 3 इज रियल पार्ट, -4 इज इमेजिनरी पार्ट। सो मैं क्या करूंगा, मैं इधर लिखूंगा रियल एक्सिस और यहां लिखूंगा इमेजिनरी एक्सिस, पूरा लिखेंगे। अच्छा, तो ये रियल पार्ट कितना है, पॉजिटिव है, मतलब वो इस तरफ आएगा, निगेटिव होता तो इधर आता। तो इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो 3 यहाँ कहीं आएगा, अरे हाँ या ना। और जो मेरा चाहिए तो मैं इधर नंबर लिखता हूँ भाई, 1 2 3 4 ऐसा, और ये ओरिजिन, ठीक है। इस तरफ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इस तरफ +1 +2 +3 +4 एंड सो ऑन। इस तरफ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब बोलो मेरा रियल पार्ट कितना है, 3, मतलब यहाँ, और इमेजिनरी पार्ट कितना है, -4, वो इधर की इधर नीचे, तो यस, तो -4 और ये +3, कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये 4th क्वाड्रेंट, अरे आया ना। इस तरीके से आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने वाले पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन में या अर्गेंस प्लेन में ये पॉइंट आउट या प्लॉट कर दिया है। क्लियर है क्या, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं प्लॉटिंग एंड कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। प्लॉटिंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, कितना सिंपल है ये। ओके, अब आगे सुनना, बट रियल क्वेश्चन क्या है, इधर ध्यान दो, इसमें और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें समझनी है। तो अगर मैं इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक ये लाइन को ज्वाइन कर दूं, ठीक है, तो ये जो O2P डिस्टेंस जो आता है, इस O2P डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं,
ठीक, बता देता हूँ कहां से कहां तक की बात कर रहा हूँ। ओ से लेके पी तक जो डिस्टेंस है इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और रीड करते हैं मॉडुलस ऑफ जेड। बट जेड का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इस मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू निकालो, क्या निकालो? वैल्यू। तो फिर इधर एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 90। तो यहां से यहां तक सबको पता है ए रहेगा, बिकॉज यहां तक ए है, तो मतलब ये डिस्टेंस कितना है? ए। जब कोई इधर 3 लिखता है उसका असली मीनिंग क्या होता है? उसका असली मीनिंग होता है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3 है। समझता है ना? ओके। और ये जो डिस्टेंस है आपका, अगर ये पॉइंट बी है, मतलब ये टोटल डिस्टेंस कितना रहेगा? बी रहेगा। अरे समझते हो कि नहीं? इधर इधर देखो, अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, तो ये अगर इधर 3 आ रहा है, मतलब ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 3। तो ये टोटल 3 हुआ ना। और अगर ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये 4 है वाई कोऑर्डिनेट, मतलब ये डिस्टेंस भी कितना हुआ? 4। दिमाग में जा रहा है? तो वैसे ये टोटल कितना हुआ? ए। और ये टोटल कितना हुआ? बी। बराबर है? तो अगर मैं तुम्हें मॉडुलस ऑफ जेड निकालने बोलता हूं तो कितना आएगा तुम्हारा? पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे ना, तो हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस साइड का स्क्वायर मतलब मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 1 मतलब ए, साइड 2 मतलब बी, तो ए स्क्वायर प्लस दोनों तरफ का स्क्वायर रूट निकालो। अभी दोनों तरफ का क्या निकालो? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकाला तो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, सॉरी मॉडुलस नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये निकल के आया आपके मॉडुलस ऑफ जेड का फॉर्मूला, राइट। अगर आप लोग इसको ढंग से देखोगे अच्छे से, तो आपको पता होगा कि ए का मतलब यहां से आया वो ए का मतलब क्या होता है? रियल पार्ट। और बी का मतलब क्या होता है? तो क्या मैं इधर लिख सकता हूं कि रियल पार्ट का होल का स्क्वायर प्लस, इसका मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट का स्क्वायर लिया प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिया और उसका रूट लिया, तो मुझे उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मिलेगा? मॉडुलस, है ना। तुम बोलोगे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता क्या है? बट अरे वो कुछ नहीं, वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन। अरे है नहीं, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो मॉडुलस। ठीक है, आगे सुनना, ये जो डिस्टेंस है वो कभी निगेटिव होता है क्या? क्या देख रहा है? फिर इधर देखना भाई, शादी का फोटो है उधर। तो क्या ये बोलो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, राइट। तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रखने के लिए हमने उसको मॉड में रखा हुआ है। मॉडुलस फंक्शन पता है ना तुम्हें क्या करता है? 9th में आपने मॉडुलस फंक्शन सीखा हुआ है रियल नंबर में। तो अगर किसी को मॉड में रखा तो हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव। सो देयरफॉर वो पॉजिटिव चाहिए, इसलिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस में रखा हुआ है, राइट। और वो होता कितना है? बोलो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? अब तक मैं तुम्हें 2 कंसेप्ट सिखा चुका हूं। पहला, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मैंने एक पॉइंट के फॉर्म में लिया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब रियल पार्ट कॉमा, ठीक। फिर उसको हम लोग आर्गेंट्स प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में हमने उसको प्लॉट कर दिया। अच्छा, उस पॉइंट को हमने ओरिजिन के साथ क्या कर लिया? ज्वाइन कर दिया। तो वहां से ओ से लेके पी तक का एक डिस्टेंस आया, उस डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलस ऑफ क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर। और पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसकी वैल्यू निकल के आई अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहां तक बाउंसर है क्या? अब आगे सुनना, लास्ट इंफॉर्मेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ये जो तुम्हारा मॉडुलस है ना, ये ओपी, इसने जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाया है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बनाया है थीटा एंगल, इस एंगल को हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ, उसको दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 2 नाम है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर तो कोई डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बट फिर भी बता रहा हूं। तो क्या होता है? थीटा, थीटा इज
ये जो पहले तो मैं दिखा देता हूं, एंगल MOP, ये जो एंगल है उसको क्या बोलेंगे, थीटा। थीटा क्या है बोलो, ये एंगल मेड बाय OP इन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ OP, समझते हैं ना, OP, राइट। OP को मैं मॉडुलस भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, तो OP बोलू या फिर मॉडुलस बोलू, एक ही चीज है। विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, इस तरफ किसकी कौन सी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस बोलने से अच्छा रियल एक्सिस बोलो, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस। कौन सा सेंस है ये, कैसा, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज है, ऐसा क्लॉकवाइज होता है, ऐसा इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। वापस बोलो, तुम्हारे मॉडुलस ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाया, उस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड एज, बोलो नाम क्या रहेगा उसका, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का शॉर्ट फॉर्म है ARG और ब्रैकेट में Z, और उसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और उसको ऐसा दिखाते हैं AMP और ब्रैकेट में Z। ज्यादा फेमस जो है वो आर्गुमेंट वाला, ये वाला सिंबल ज्यादा फेमस है, नहीं समझा, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये जो एंगल आप निकालते हो उसी को आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस आप निकालते हो उसी डिस्टेंस को हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्लियर है क्या। मॉडुलस निकालने के लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और ये एंगल निकालने के लिए, आर्गुमेंट निकालने के लिए भी मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, तुम बस इधर ध्यान देते रहो, राइट, कॉन्सेंट्रेट करना। सो इधर ध्यान देना, और काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बोल रहा हूं, एंट्रेंस के लिए बार बार समझाऊंगा नहीं बाद में। ओके, सो आपके सामने ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, आपके सामने ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -A आयोटा B, आपके सामने ये तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है -A माइनस आयोटा B, और आपके सामने ये फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर है A माइनस आयोटा B। अगर तुम में थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग का है तो इधर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इधर x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों निगेटिव, और x पॉजिटिव y निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, राइट। तो इसका मतलब तुम्हारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पॉइंट है वो किसी भी क्वाड्रेंट में आ सकता है, और पॉइंट जिस क्वाड्रेंट में आएगा उसके अकॉर्डिंग एंगल चेंज होगा। तुम बोलोगे समझा नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो, समझाता हूं ना मैं। तो यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा, A, B, यहाँ पे वो पॉइंट क्या आएगा, -A, B, यहाँ पे आएगा -A, -B, यहाँ पे आएगा A, B, एग्रीड। ओके, तो अब एक एक करके हम लोग उनको प्लांट करते हैं क्वाड्रेंट में। तो अगर मैंने क्वाड्रेंट में इसको प्लांट किया, यहाँ पे देखो, ये तुम्हारा रियल एक्सिस है और ये आपका इमेजिनरी एक्सिस, और ये दोनों पॉजिटिव है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस A है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस B है, मतलब अगर यहाँ पे ट्रेस करेंगे तो वो पॉइंट P आ जाएगा, दैट इज A, B। अरे हाँ या ना। और अगर मैं ज्वाइन करूं O to P ये, तो ये आपका आएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, अरे आएगा ना। उसके बाद ये आपका ये जो है ये आपका B है, राइट। ओके, सो क्योंकि ये B तो ये भी कितना रहेगा B, ये एंगल कितना रहेगा 90, और जो एंगल बनेगा ये एंगल ये आपका रहेगा आर्गुमेंट, है कि नहीं। तो अब अगर मैं मॉडुलस निकालने बोलता हूं तो उसके लिए आपके पास सीधा सीधा फॉर्मूला है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। क्या चेक कर रहे थे, जानते बिगड़े, रियल पार्ट है कितना बोलो A, इमेजिनरी पार्ट कितना है B, तो ये आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कुछ करने का जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है मॉडुलस के लिए फॉर्मूला, बस आपको मेहनत करना है आर्गुमेंट के लिए। अब आर्गुमेंट मतलब ये थीटा, अब थीटा हमें निकालना है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं लगा सकते, ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते, बट
तो ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में लग जाती है यहाँ पे। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये थीटा निकालना है, बराबर है। तो हमारे पास साइन कॉस टैन 3 ऐसे फंक्शन है, बट उसमें से मैं साइन और कॉस नहीं यूज करूंगा क्योंकि उसमें हाइपोटेनस आता है, और हाइपोटेनस मेरा मॉडुलस है, और मॉडुलस मुझे डायरेक्टली अवेलेबल होता, कॉम्प्लेक्स नंबर से मुझे अवेलेबल होता है रियल पार्ट और ए और बी अवेलेबल होते हैं डायरेक्ट, इसको ढूंढना पड़ता है। तो मॉडुलस ऑफ जेड के लिए मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप लोग आर्गुमेंट का फॉर्मूला मॉडुलस में मत लिया करो, मतलब हाइपोटेनस में मत लाया करो। तो साइन और कॉस यूज करेंगे, बचा कौन? तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट अपॉन, तो थीटा का ऑपोजिट है बी, एडजेसेंट कौन है? ए। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आया? और थोड़ा आगे जाओगे तो थीटा इज इक्वल टू tan उधर जाएगा तो tan का इनवर्स b अपॉन ए। तो आपका थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? tan इनवर्स b अपॉन ए, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? b अपॉन ए। यही तुम्हारा आर्गुमेंट है, यही तुम्हारा एम्पलीट्यूड है, समझ में आ रहा है? इसी ये नीचे थीटा थीटा, तो ये थीटा को हम लोग बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, या थीटा को हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ। हाँ बोलो, डाउट बोलो, डाउट बोलो, क्या डाउट है? बोलो, डाउट है? यहां तक क्लियर है? अब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा आया तो अब बताओ इसका रियल पार्ट नेगेटिव है और इमेजिनरी पार्ट, तो चलो इसको पॉइंट आउट करते क्वाड्रेंट में, ठीक है? तो बताओ मुझे यहाँ पे, तो ये मेरा रियल एक्सिस है, सबको ही पता है, और ये इमेजिनरी एक्सिस है, बट इस तरफ पॉजिटिव रियल एक्सिस होता है और इस तरफ नेगेटिव रियल एक्सिस होता है। तो मेरा रियल पार्ट इस बार नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? तो वो यहां कहीं आएगा। डिस्टेंस ये पॉजिटिव ही रहेगा बट कोऑर्डिनेट ये नेगेटिव रहेगा, मालूम है ना? अच्छा, और ये यहां से यहां तक मान लो बी, राइट? तो फिर ये बी और ये ए, तो फिर ये रहेगा तुम्हारा -a, b, और ये रहेगा तुम्हारा पॉइंट P, याद है ना? ओके, सो अब मुझे बताओ, इनको ज्वाइन करूंगा तो ये रहेगा मेरा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉड ऑफ जेड, ठीक है? आगे सुनना, अब मैं तुमको अगर मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने बोलता हूं तो तुम्हें पता है मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस रियल पार्ट हमने निकाल के रखा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट हमने निकाल के रखा हुआ है, तो आएगा -a का स्क्वायर प्लस b का, सबको पता है -a का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, तो माइनस आने से मॉडुलस पे कुछ फर्क पड़ा? क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। दिमाग में जा रहा है कि नहीं आ रहा है? बट एनीवेज यहां से तुमको मॉडुलस निकल जाएगा। अब मुझे कौन चाहिए? आर्गुमेंट। कौन चाहिए? राइट, आर्गुमेंट चाहिए, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए। सो आगे जो भी मैं करूंगा वो आर्गुमेंट निकालने के लिए रहेगा। अब मुझे बताओ आर्गुमेंट का मतलब क्या? वो जो मॉडुलस वाला लाइन है ना, उसने जितना एंगल बनाया एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, तो पॉजिटिव रियल एक्सिस इस तरफ है ना, तो इसके साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाया, अरे आया नहीं? दिख रहा है तुमको? इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, थीटा। थीटा तो सिंबल है बे गधे, उसको क्या बोलते हैं? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये थीटा या आर्गुमेंट हमें निकालनी है। इतना तो क्लियर है कि आर्गुमेंट 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम होगा। हमने शुरुआत से ट्रिग्नोमेट्री सीखा है, सबको पता है इधर एंगल 0 डिग्री होता है, इधर अच्छा, इधर और इधर। तो अगर यहाँ पे कोई है तो वो 90 से कम होता है ये एंगल। अगर कोई एंगल इधर रहेगा तो वो 90 से ज्यादा या 180 से कम रहेगा, इसलिए वो इस क्वाड्रेंट में आया है। तो 180 से कम मतलब 180 माइनस थीटा, 180 से कम मतलब माइनस, कितना कम हमें पता? तो याद करो, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 180 माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई एंगल आया, इधर कोई आया, तो 180 से ज्यादा, 270 से कम वो छोड़ दो, बट किससे ज्यादा? 180 से ज्यादा, तो 180 प्लस थीटा, 180 प्लस, अरे नहीं समझा? और अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में आया तो उसका जो एंगल रहेगा वो इतना बड़ा रहेगा, देख रहे हो क्या? तो एंगल 270 से क्या रहेगा? कम रहेगा। यहां तक 270 दिख रहा है, आंखें, भगवान ने आंखें नहीं दी कि अक्ल नहीं दी, तो यहां तक ये देखो, यहाँ पे है वो लाइन, तो 270 से ज्यादा एंगल है ना,
बट 360 से क्या है, कम है, तो 360 से कम है इसलिए उसको लिखते टाइम ऐसा लिखते हैं 360 माइनस थीटा। ये 180 और 360 लिखना बड़ा इजी है, इसलिए हम लोग 90 to 70 नहीं लेते, हम लोग बोलते टाइम क्या बोलते हैं, 180 से कम, 180 से और 360 से कम, और ये तो 0 और 90 के बीच में हो तो छोड़ दो उसको, उसको तो ज्यादा सोचो। एनीवेज इधर आ जाओ, तो अब मुझे बताओ ये कौन सी क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो दो तरीके से बोल सकते हैं, 90 से, 90 यहां होता है उसके आगे है ना ये, तो 90 से क्या होगा, और 180 से क्या होगा, कम होगा, तो ये 180 से कम होगा, तो ये जो एंगल रहेगा वो लेस देन 180 रहेगा। ठीक है, वो कुछ बोल नहीं रहा हूं मैं, एक मिनट, इसको मैं θ1 ले रहा हूं, θ1, और θ1 जो रहेगा मेरा, क्योंकि इधर के एंगल को मैंने थीटा लिया है ना, मान लो, तो इधर के एंगल को θ1 लिया मैंने आर्गुमेंट को, तो ये जो एंगल रहेगा मेरा 180 से कम रहेगा, तो 180 माइनस थीटा। बोलना मत सर आपने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा है, अरे लिखने के लिए जगह उधर है इसलिए लिखा है, बट ये टोटल एंगल जो है वो 180 से क्या रहेगा, कम रहेगा, समझे कि नहीं। तो फिर आप लोग इधर आर्गुमेंट के जगह पे क्या लिखोगे, आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, 180 माइनस, सो 180 माइनस थीटा, थीटा तो हमारे पास आ चुका है, कितना है थीटा बोलो, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, तो इधर लिख दो tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, अरे थीटा है ना आपके पास इधर, तो आर्गुमेंट कितना आया बोलो आपका 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा, थीटा आपके पास ऑलरेडी है, ये आपने इधर लिख दिया, तो ये हो गया आपका आर्गुमेंट। अगर तुम्हारा पॉइंट कौन से कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, राइट। अभी कभी कभी ऐसा हो सकता है कि पॉइंट ऐसा है कि जिसके दोनों के दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों नेगेटिव हो, तो ऐसा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट, इसको बोलेंगे माइनस ए माइनस बी, उसके दोनों के दोनों पार्ट जो है वो नेगेटिव रहेंगे। तो अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूं ओरिजिन के साथ, ये तुम्हारा बनेगा मॉडुलस ऑफ जेड, और मॉडुलस ऑफ जेड जितना एंगल बनाता है पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ, है ना, कौन सी सेंस में बोलो, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा लिया तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो ऐसे ले सकते हैं क्या, नहीं, एंगल ऐसा लेना पड़ेगा, राइट। ये जो होगा एंगल आपका θ2 बोल देता हूं, ये होगा तुम्हारा आर्गुमेंट, क्या होगा ये, और सबको पता है यहाँ पे एंगल कितना होता है बोलो 180, तो ये 180 से क्या है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, तो इसको लिखेंगे 180 प्लस थीटा, 180 प्लस, सो आर्गुमेंट जो है इस केस में आपका वो 180 प्लस थीटा है, और 180 प्लस थीटा, थीटा कितना है बोल, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, क्योंकि थीटा तो हमने बहुत पहले निकाल लिया है, क्लियर है क्या। आखिर में फाइनल, अब बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट का है, जो लास्ट वाला पॉइंट है वो, रियल पॉजिटिव और इमेजिनरी नेगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो ये ओरिजिन हुआ, राइट। ये तुम्हारा रियल एक्सिस है और ये तुम्हारा इमेजिनरी एक्सिस है, और इमेजिनरी एक्सिस ऊपर पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है, तो आपको रियल पॉजिटिव चाहिए और इमेजिनरी नेगेटिव, मतलब ये यहाँ पे और ये यहाँ पे कहीं पे, तो ये वो पॉइंट हो गया जिसको बोलेंगे ए, और ये ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, अरे आएगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में, और इसको अगर मैंने ज्वाइन किया ओरिजिन के साथ तो ये हमारा मॉडुलस हो जाएगा। अब मॉडुलस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट। तो मेरा पॉजिटिव रियल एक्सिस ये है, तो अगर एंगल मैंने ये वाला लिया तो ये क्लॉकवाइज में बनेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में बनेगा, ऐसा तो क्लॉकवाइज होता है, तो ये एंगल चलेगा क्या, नहीं, तो एंगल जो है वो ऐसा चलेगा, अरे है नहीं, तो ये क्या आएगा 360 से कम आएगा, 360 से कम आएगा इसलिए आएगा 2 पाई माइनस, अच्छा 360 से कम ना, इधर 360 है ना, तो हम लोग लिखेंगे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस, तो 360 माइनस थीटा, थीटा जो है tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, राइट, क्लियर है क्या। बट अब ये तो अच्छा है, ठीक है,
बट इसमें एक प्रॉब्लम भी है, राइट? ये जो फॉर्मूलेज है इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जनरली हम लोग आर्गुमेंट जो है वो -180 से लेके +180 के बीच में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मतलब हम लोग चाहते हैं कि आंसर किसके बीच में आए, -180 डिग्री से लेके +180 डिग्री के बीच का आंसर आए। मतलब हम लोग प्रिफर करते हैं कि आंसर 180 से ज्यादा ना हो और -180 से कम ना हो, राइट? तो तुम बोलोगे फिर क्या प्रॉब्लम होगा? तो चलो ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए जो जरूरी है वो मैं तुमको आगे लेक्चर्स के मतलब जैसे जैसे कंटिन्यू करेंगे वैसे वैसे मैं तुम्हें समझा दूंगा, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट यहाँ तक तुम्हें क्लियर है क्या? बट मेरा इंटेंशन एक ही था यहाँ पे इतना सब समझाने का कि आपको दो चीजें क्लियर हो जाए। एक, कॉम्प्लेक्स नंबर को एज अ पॉइंट बना के प्लॉट कैसे करते, ठीक, ये हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा, जहां पे प्लॉट किया वहां से लेके ओरिजिन तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, मॉडुलस। और मॉडुलस एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस कभी निगेटिव होता है इसलिए उसको मॉड में भी रखा जाता है। और वो स्क्वायर रूट ऑफ क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और जो मॉडुलस वाला लाइन है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल बनाता है रियल एक्सिस के साथ, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं, राइट? और आर्गुमेंट पॉइंट का लोकेशन चेंज होगा, मतलब लोकेशन मतलब क्वाड्रेंट चेंज होगा, तो आर्गुमेंट का वैल्यू भी क्या होगा, चेंज होगा, राइट? वो 90 0 और 90 के बीच में हो सकता है, 180 से 90 और 180 के बीच में हो सकता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। 180 और 270 से बीच में हो सकता है, मतलब 180 से ज्यादा। और 270 और 360 के बीच में भी हो सकता है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले देखे रखे हुए, राइट? तो चलो अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करेंगे वो पहले समझते हैं, ठीक है? तो एक एक क्वेश्चन लेते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा माइंड में डाउट। तो यहाँ पे मॉडुलस के कुछ प्रॉपर्टीज भी है, वो सीखना बाकी है अभी, बट पहले हमने जो सीखा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, और कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है पहला z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा, z इज इक्वल टू 1 + 3 आयोटा। अच्छा एक और काम करता हूं, इसमें और एक क्वेश्चन जोड़ देता हूं, प्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर इन आर्गान्स प्लेन, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि आर्गान्स डायग्राम ड्रॉ करो करके, ठीक है? तो तीन काम एक साथ कर लेता हूं। तो सबसे पहले इसको आर्गान्स प्लेन में ड्रॉ कर दो, तो 1 + 3 आयोटा है ना, तो पॉइंट P कितना आएगा, रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 3। ओके, दोनों पॉजिटिव है, दोनों भी क्या है, पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट आएगा। तो आपका एंगल जो है वो 0 और 90 के बीच में आना चाहिए, या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज होगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यार आर्गुमेंट निकालने वाला। यहां तक समझा क्या? और इसी को मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। तो चलो फटाफट निकाल लेंगे। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस, तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया है तो ये 1 है और ये क्या है, 3 है। तो रियल पार्ट इज 1, इमेजिनरी पार्ट इज 3, 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 4, सॉरी 3 स्क्वायर इज 9, तो ये आएगा √10। ओ ऐसे रखो इसको, क्लियर है यहां तक? अब क्या निकालेंगे बोलो, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू, पहले बताओ पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आया है, तो फॉर्मूला कौन सा क्वाड्रेंट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का फॉर्मूला क्या है, tan इनवर्स ऑफ b/a। सो tan इनवर्स ऑफ b/a, तो tan इनवर्स ऑफ b है कितना भाई, 3, नहीं 3/a। तो tan इनवर्स ऑफ कितना आया, 3। एक मिनट आपके लिए थोड़ा सा और इजी कर लेता हूँ, इजी मतलब इसको ना √3 कर लेता हूँ। अरे ऐसे ही कुछ पहला ही क्वेश्चन है, कोई एंगल तो आए, तो इधर क्या कर लिया मैंने, √3, तो इधर क्या किया बोलो, √3, तो ये भी क्या आएगा, √3, पर दोनों पॉजिटिव ही है इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। सो बोलो इधर क्या आएगा फिर, √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, फिर इधर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, क्या आएगा 3, कितना आएगा ये √4। लेते टाइम 2 लेंगे, पॉजिटिव 2 लेंगे,
आल्दो हमें पता है रूट पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, बट मॉडुलस का आंसर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव होता है बिकॉज वो डिस्टेंस है ना, तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो +2 ही लेंगे। आगे इधर आन दो, तो b कितना है अभी आपका? b बताओ कितना है? √3। a कितना है बोलो? 1। √3/1 कितना आया? √3, है ना? तो अब अगर इधर ऐसा नंबर आया कि वो tan में कब आता है वो हमें पता नहीं है, तो आगे सॉल्व मत करो। बट अगर इधर ऐसा नंबर आया जो हमें पता है कि tan में कब आता है, तो फिर आगे सॉल्व करना चाहिए। तो तुम लोग क्या सॉल्व करेंगे आगे? तो सबको पता है √3 tan में कब आता है? tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री √3 होता है ना। अब मुझे बताओ, इधर इनवर्स है, इधर tan है, आपको पता है फंक्शन और उसका इनवर्स क्या होता है? कैंसल। तो tan और tan इनवर्स कैंसिल होंगे, बचेगा कितना डिग्री? तो आपका आर्गुमेंट जो है वो कितना डिग्री आया? 60 डिग्री। और जो डे 1 से उनको पता है 60 डिग्री को π/3 रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? है ना, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट किया तो π/3 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने मॉडुलस भी निकाल लिया, आर्गुमेंट भी निकाल लिया, और उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेन्स के प्लेन में रिप्रेजेंट भी किया। कुछ डाउट है? ओके, सो समझ में आया कि नहीं आया? ओके, चलो आगे और एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग करोगे ये वाला क्वेश्चन। तो सपोज z इज इक्वल टू, लिख लो तुम लोग, z इज इक्वल टू 2 + 2 आयोटा। करो। हो गया? बोलो। तो तुमने पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया होगा, क्योंकि रियल पार्ट भी पॉजिटिव और इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है। तो a, b, p जो आया होगा 2, 2 आया होगा आपका, ठीक है। सो मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √ ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 4 + 4 8, 2√2, ठीक है। 2√2 कैसे आया मालूम है ना? 8 को लिखा होगा 4 × 2, 4 का रूट 2 होता है, वो बाहर आ जाएगा। आगे मॉडुलस जो है वो काफी, सॉरी आर्गुमेंट जो है काफी सिंपल था, tan इनवर्स ऑफ b/a। तो b आपका 2 है, a भी 2 है, 2/2 कितना हो जाएगा? 1। सो tan इनवर्स ऑफ 1, सबको पता है 1 जो है tan में कब आता है? tan 45 डिग्री। सो tan और tan इनवर्स कैंसल, है कि नहीं? और आंसर कितना डिग्री आ गया? 45। 45 डिग्री को रेडियन में लिखते π/4, तो π/4 आपका आंसर आएगा। रेडियन में नहीं लिखा तो 1 मार्क कट हो जाएगा। हो गया? अरे आए नहीं? अब आगे सुनना। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब तक हमने खाली आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा है, क्या नहीं सीखा हमने? प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सीखा। आपके बुक में ऐसा अलग अलग बताया नहीं गया है, ठीक है। आपके बुक में खाली आर्गुमेंट बोला गया है, ठीक है। बट तुम्हारे सिलेबस में जो एक्चुअल में है वो कौन है बोलो? राइट, तुम्हारे बुक में जो दिया है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया है, बट लिखा नहीं कि वो क्या है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट है। तो तुम बोलोगे फिर हम क्या सीख रहे हैं? तो हम दोनों सीख रहे हैं। एंट्रेंस एग्जाम में तुमको अगर आर्गुमेंट निकालने के लिए आया, क्या निकालने के लिए आया? तो फिर आप ये वाले फॉर्मूलेज लगा देना, समझा क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट ये वाले फॉर्मूले लगा देना। बट एंट्रेंस एग्जाम में आपको पूछा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या पूछा? तो उस केस में वो फॉर्मूले लगाना जो मैं अभी बता रहा हूं। तो तुम बोलोगे सर आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में क्या फर्क है? तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट में आपका जो एंगल थीटा जो है वो -180 और +180 में कन्फाइन किया जाता है।
मतलब हम लोग आर्गुमेंट 180 से पॉजिटिव 180 से ज्यादा नहीं लेते और निगेटिव 180 से कम नहीं लेते, मतलब हम लोग एंगल इसके बीच में लेते, राइट। तुम बोलोगे सर बस सब बाउंसर गया, समझा दो हमें, तो इधर ध्यान दो सब लोग, ठीक है। मैं बोलूंगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में कोई चेंज नहीं है, देख लो यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो फिर ए भी पॉजिटिव है बी भी पॉजिटिव है, तो ये कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जैसे मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ड्रॉ करूंगा ये, तो ये आएगा P यहां जहां पे A, B है, इसको ज्वाइन करूंगा, ये तुम्हारा मॉडुलस भी रहेगा। और फॉर्मूला वही आर्गुमेंट के लिए ये है थीटा, ये आपका आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है क्या। और मुझे ये थीटा निकालना है, तो सबको पता है आप लोग क्या करोगे, आप लोग यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो सबको पता है कि P का ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, तो यहां से यहां ये डिस्टेंस कितना रहेगा A, और ये डिस्टेंस कितना रहेगा B। अरे पता है ना ये, अगर इधर 3,4 होता है, वो क्यों 3,4 होता है, क्योंकि ये 3 होता है और ये क्या होता है 4 होता है, दिमाग में जा रहा है ना। तो बोलो आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, थीटा कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसमें हमारे पास थीटा एंगल हमें निकालना है, तो हमारे पास साइन कॉस टैन है, बट मैंने तुम्हें समझा है साइन और कॉस यूज नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या आता है हाइपोटेनस, मॉडुलस आता है, और मॉडुलस ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो बचा हमारे पास कौन सा ऑप्शन, बोलो टैन थीटा। क्या टैन थीटा, बोलो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट इज B, एडजेसेंट इज A, तो B अपॉन A, और टैन उधर गया तो टैन इनवर्स ऑफ B अपॉन A। अरे हाँ या ना, कुछ भी अलग है आर्गुमेंट और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अब तक कुछ डिफरेंस आ रहा है, बिल्कुल नहीं। आगे सुनो, डिफरेंस जहां आएगा बताऊंगा ना मैं, देखते जाओ। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है दैट इज -a प्लस आयोटा b, तो यहां पे मैं देख रहा हूं कि रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ऐसा तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, अरे है नहीं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका रियल निगेटिव होता है, देखो इधर ये तुम्हारा रियल वाला एक्सिस है ना, तो यहाँ पे निगेटिव रहेगा ना वो, ओके। ये इमेजिनरी एक्सिस है और ये भी इमेजिनरी एक्सिस है, तो बोलो रियल निगेटिव इमेजिनरी पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, तो यहाँ पे कहीं पे आएगा वो, ठीक है। इसको ज्वाइन करेंगे ओरिजिन के साथ, अगेन ये मॉडुलस निकल के आएगा, क्लियर है कि नहीं। और तुम्हें ये पता है कि ये होगा मेरा ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल विल बी आर्गुमेंट, राइट। तो क्लियर कट है कि एंगल 90 से ज्यादा है और 180 से कम है, क्योंकि 180 से पीछे है ना ये, तो मैं इसको बोलूंगा 180 माइनस थीटा, क्या बोलूंगा 180 माइनस थीटा, और 180 एज इट इज रहेगा, थीटा हमारे पास है ऑलरेडी, बोलो थीटा हमारे पास कितना है, tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a, tan इनवर्स ऑफ, तो इधर लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ b अपॉन a। बोलो डाउट है, श्योर हो तुम लोग, ओके। सो आगे सुनना, इसको मॉड में डाल देना चाहिए, तो किसमें डाल देना, मॉड में, मतलब अंदर जो भी आंसर रहेगा वो पॉजिटिव लेना, क्या लेना, यहां तक क्लियर है। क्या लगता है तुमको, पहले दो क्वाड्रेंट में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर ही है, ओके। अब आगे सुनना, यह आएगा थर्ड क्वाड्रेंट, -a माइनस आयोटा b, क्लियर कट है पॉइंट में दोनों पार्ट नेगेटिव है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में डायग्राम आपका ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। सो ये होगा पॉइंट P, -a -b, ये ज्वाइन कर लिया किसके साथ, ओरिजिन के साथ, और ये होगा तुम्हारा मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस के फॉर्मूला में चक्कर नहीं। अब अगर मैंने एंगल ये लिया, तो ये एंगल 180 से क्या होगा, ज्यादा, अरे आया नहीं। और प्रिंसिपल आर्गुमेंट में अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल रहा हूं, आर्गुमेंट नहीं निकाल रहा हूं, क्या निकाल रहा हूं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट में एंगल 180 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इधर क्या लिखा है मैंने, थीटा इज लेस देन 180, लेस देन 180 लिखा है ना, तो थीटा 180 से छोटा होना चाहिए, और यहाँ पे मेरा थीटा कितना आया है, बोलो 180 से ज्यादा, बराबर है। तो अगर मैंने ये एंगल लिया तो इसको बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बोलते हैं। और अगर मैंने ये वाला, मुझे ये तो एंगल 180 ज्यादा हो रहा है, मुझे वो नहीं चाहिए, तो उस केस में मैं ये वाला एंगल लूंगा, ठीक है, ये वाला एंगल लूंगा मैं क्लॉकवाइज वाला। अब बताओ ये एंगल 180 से ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, बिकॉज यहां से यहां तक तो 90 है और ये 90 से थोड़ा ज्यादा रहेगा,
बट ये पक्का 180 से ज्यादा नहीं है, तो इस वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, बोलो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वापस बोलो, क्या बोलते हैं इसको? और इसको क्या बोलते हैं? अरे एक ही फर्क है, इधर प्रिंसिपल वर्ड लगाया जाता है और ये प्रिंसिपल वर्ड नहीं है, तो ये क्या है बोलो? आर्गुमेंट ऑफ, और नीचे जो लिखा है वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, और ये अच्छा, कॉलेज के एग्जाम के लिए गड़बड़ नहीं है, कॉलेज के एग्जाम में खाली प्रिंसिपल आर्गुमेंट वाले फॉर्मूले रट्टा मारने, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में टेक्स्ट बुक में जो आर्गुमेंट दिया हुआ है वो कौन सा दिया हुआ है? प्रिंसिपल वाला। यूज कहां पड़ेगा? एंट्रेंस में। एंट्रेंस में तुम्हें आर्गुमेंट भी पूछ सकते हो, और तो तुमको देखना पड़ेगा उन्होंने कौन सा पूछा है, प्रिंसिपल पूछा है कि आर्गुमेंट पूछा है। प्रिंसिपल पूछा है तो अभी मैं फॉर्मूला देने जा रहा हूं, तो अब बताओ, इधर ध्यान देते रहना। अभी यहाँ पे ये जो एंगल है, ये वाला एंगल दिख रहा है आपको? ये एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है कि 180 से कम है? ज्यादा है। कहां से 180 से ज्यादा है? यहां से यहां तक कितना डिग्री है? ये कितना डिग्री है? और ये 90 है क्या? यहां से यहां तक 90 है, ये 90 है ना, तो ये 90 से कम रहेगा, तो टोटल 180 से ज्यादा हो सकता है क्या? तो ये टोटल किससे कम रहेगा? किससे कम रहेगा? शाबाश, ये टोटल 180 से कम रहेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? 180 माइनस थीटा। कैसे नहीं, 180 से कम है तो ऐसा नहीं लिख सकते। बोलो, ये एंगल किससे कम है? तो इसको क्या लिखेंगे बोलो? हाउ टू रीड 180 माइनस थीटा? 180 माइनस मतलब कम, 180 से कम, थीटा मतलब एंगल, तो 180 से कम एंगल, तो एंगल 180 से कम है कि नहीं है? पक्का? बट आपको ये भी पता है, एंगल एंड मेजरमेंट चैप्टर याद है ना? तो अगर कोई एंगल क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, कौन से सेंस में लिया है, तो हम लोग उसके पहले क्या लगाते हैं? यस, तो ये क्या लगने वाला है यहाँ पे? माइनस। तो अब बताओ ये क्या होगा? माइनस 180, माइनस साइन अंदर भेजो, माइनस माइनस प्लस थीटा, तो फॉर्मूला क्या आया?